नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माथी पांडे आपके साथ। रुक करेंगे बिहार का। आपको बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने लालू प्रसाद यादव पर सवालों की बौछार कर दी है। ईडी सूत्रों के अनुसार लालू प्रसाद से एक के बाद एक कई सवाल पूछे गए। लैंड फॉर जॉब केस में प्रवर्तन निदेशालय ने ये सवाल पूछे हैं। ईडी ने पूछा कि किशुन देव राय ने अपनी जमीन 3,000 वर्ग फीट की जमीन मात्र 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी को ही क्यों बेची। इसके बाद ईडी ने यह भी पूछा कि राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार से आप कब मिले थे। सूत्रों के अनुसार सवाल किया गया कि आपसे मिलने और राबड़ी देवी को जमीन मिलने के बाद ही इन तीनों को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी कैसे मिली। महुआ बाग निवासी संजय राय ने भी अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी से 3,75,000 रुपए में क्यों बेची। ईडी ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि राबड़ी देवी के नाम जमीन रजिस्ट्री होने के बाद संजय राय और उसके परिवार के 2 सदस्य को रेलवे में नौकरी कैसे मिल गई। वहीं ईडी ने सवाल किया कि किरण देवी ने अपनी 80,905 वर्ग फीट जमीन 3,70,000 में आखिर आपकी बेटी मीसा भारती को ही क्यों बेची। साथ ही जमीन रजिस्ट्री के बाद ही किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को सेंट्रल रेलवे मुंबई में नौकरी कैसे मिली। ईडी ने पूछा कि आपसे मिलने के बाद हजारी राय के भतीजा दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में नौकरी मिली, ऐसा क्यों। लाल बाबू राय के बेटे लाल चंद कुमार को 2006 में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में नौकरी मिली थी, ऐसा क्यों हुआ कि लाल बाबू राय ने मई 2015 में अपनी 1,360 वर्ग फीट की जमीन आपकी पति राबड़ी देवी के नाम मात्र 13 लाख रुपए में कर दिया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पर अब ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और लैंड फॉर जॉब केस में प्रवर्तन निदेशालय ने लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की है। वहीं अधिकारियों ने लालू यादव से सवाल किया कि हृदयानंद चौधरी को आप कब से जानते हैं और ब्रजनंदन राय ने अपनी 3,375 वर्ग फीट की जमीन हृदयानंद चौधरी को क्यों दिया था और वह जमीन हृदयानंद चौधरी ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में नौकरी मिलने के बाद गिफ्ट डीड के जरिए इस जमीन को आपकी बेटी हेमा को ट्रांसफर क्यों किया था। आपको बता दें कि अब लालू प्रसाद यादव ईडी के द्वारा सवालों के बीच में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और राबड़ी देवी से भी इसके पहले पूछताछ की गई थी। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। आप देखिए, हम तो लगातार कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में 60,000 मर्डर हुए, यानी 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 रेप हुआ है। ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं। बिहार में पूरी तरीके से अपराधी जो है मस्त घूम रहे हैं, बेलगाम घूम रहे हैं। बिहार में गुंडे लोग जो हैं, अपराधी लोग जो हैं, वो लोग चेत अवस्था में है और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। सर, हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दानिश, राजद अध्यक्ष लालू यादव पर अब ईडी का शिकंजा कसता हुआ जा रहा है, तो इस समय सियासी माहौल कैसा है वहां पर। देखिए, अभी लालू यादव से ईडी ने जब पूछताछ की है तो सियासी जो है पूरी तरह से तेज हो गई है और लगभग 4 घंटा लालू प्रसाद यादव से ईडी ने पूछताछ की है। इसमें कुछ पुराने सवाल भी थे और कुछ नए सवाल भी थे। उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने ये आरोप लगाया कि इसमें राजनीति हो रही है, मगर पिछले साल भी लालू परिवार से
पूछताछ हुई थी और इसमें और इस बार जो हुई है उसमें हमारे सूत्र बताते हैं कि ईडी ने जो पिछले दिनों कई लोगों से पूछताछ की गई थी, उस पूछताछ में नई इनपुट मिले थे। नए इनपुट ये है कि पटना से संबंधित 5 ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली है जिसके बारे में विस्तार से पता किया गया, तो उसमें लालू परिवार और कई सदस्यों का नाम उसमें सामने आया। तो लिहाजा उसी 5 प्रॉपर्टी को लेकर जो है तभी ये किया जा रहा है और वही 5 प्रॉपर्टी के बारे में राबड़ी देवी, लालू प्रसाद, तेज प्रसाद यादव से पूछताछ चल रही है। लालू प्रसाद यादव से और उनके परिवार से जो पूछताछ की जा रही है, क्या इससे राजद पर कोई चुनाव को लेकर असर पड़ेगा? क्या दिख रहा है वहाँ पर? देखिए, जैसा आरजेडी नेताओं का आरोप है कि ये सिर्फ राजनीति इसमें हो रही है, तो और ये केस पहले से ही चल रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो असर होगा ही। मगर यह है कि जब आरजेडी नेता इसको प्रमुखता से अपने पक्ष में रख रहे हैं कि उनके साथ ये सियासत हो रही है। अब ये ईडी का आप देखना है कि ईडी इस पर चार्जशीट करके कब जो है इस पर नया खुलासा क्या करती है, उस पर बिहार की जनता की नजर होगी। तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद दानिश। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि ये इफ्तार पार्टी जन स्वराज से जुड़े एमएलसी आफाक अहमद और पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने रखी थी। इफ्तार करने के बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि अगर संसद से वक्फ कानून पास होता है तो इसके लिए बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार भी जिम्मेदार होंगे। जदयू के पास इस कानून को पास होने से रोकने के लिए पर्याप्त संख्या है। जन स्वराज और प्रशांत किशोर वक्फ कानून के पूरी तरह खिलाफ है। मुस्लिम समुदाय वक्फ बिल से असहज महसूस कर रहा है। बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने अब सरकार पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें, उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि बेगूसराय में मक्के के बीज अनुसंधान केंद्र को कर्नाटक शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने इस कदम को बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करार दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश का बजट आ चुका है और बिहार को फिर से ठगा गया है। बिहार को कुछ नहीं मिला है। हमने 2 दिन पहले ही ट्वीट कर इस मुद्दे को उठाया था। अब हम बीजेपी और एनडीए से पूछना चाहते हैं कि बिहार के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिना उनकी अनुमति के अनुसंधान केंद्र को कर्नाटक शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, क्या नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी या कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस मुद्दे पर बात की? तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह पर भी हमला करते हुए कहा कि बेगूसराय के सांसद को सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की राजनीति से मतलब है। जब हमने इस मुद्दे को उठाया तब जाकर बीजेपी नेता जागे। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार को कोई नया उद्योग या परियोजना नहीं दी जा रही है, बल्कि जो कुछ है उसे भी छीना जा रहा है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब बिहार के कई कारखाने मिले, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन बीजेपी और जेडीयू की सरकार ने 20 साल के शासन में बिहार में एक सुई का कारखाना तक नहीं खोला। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अब बिहार में खासा एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं और वो केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान से बात की कि नहीं की? मेरा ये बड़ा सवाल है। यानी पलायन रोकने की तैयारी नहीं है इनकी, पलायन को और बढ़ाने की तैयारी है, ताकि बिहार में जो कुछ भी है बिहार से बाहर चला जाए। ये है डबल इंजन की सरकार। किस बात का तेज रफ्तार? कहाँ है तेजी? कहाँ विकास में तेजी? आप लोग जो है सौतेला व्यवहार करके बिहार की चीजों को छीन के आप जो है आप दे रहे दूसरे राज्य में। केंद्र सरकार के बजट में कुछ नहीं, और तो और उल्टा जो है देने के अलावा आपने छीन लिया। मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री को कोई जानकारी है भी कि नहीं है तो क्या करेंगे वो? अब तक क्यों नहीं बोले? और कल ही गिरिराज सिंह जी ने
एक जारी किया है कि भाई हम जो है किसी भी कीमत पे ये होने नहीं देंगे। तो हो गया, जो होना था वो हो गया। लेकिन आप उस चिट्ठी में अगर आप देखें तो ये डिसीजन शिवराज चौहान जी का हस्ताक्षर है, कृषि मंत्री जी, और ये दिसंबर की चिट्ठी है। और ये गिरिराज सिंह जी जागे कब है, जब तेजस्वी ने ट्वीट करके इस मामले को उठाया है तब। ये हाल है ऐसे ऐसे केंद्र मंत्रियों का, जो कपड़ा मंत्रियों के एक टेक्सटाइल पार्क नहीं देते, क्षेत्र में इतना बड़ा चीज है वो भी चला जा रहा है, उसका भी पता नहीं। और वही सरकार के लोग, वही कैबिनेट में साथ में बैठने वाले लोग छीन रहे हैं। और जाग कब रहे, जब तेजस्वी ने ट्वीट किया, जब तेजस्वी ने इस मामले को उठाने का काम किया। सुपौल में एक भीषण अग्निकांड की खबर सामने आ रही है, जिसने 60 से 70 घरों को जलाकर राख कर दिया है। सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड अंतर्गत कटहरा कदमपुरा पंचायत के वार्ड नंबर 1 और 3 में भयानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर के तार और केले के पत्ते के टकराने से निकली चिंगारी ने 25 परिवारों के 70 से अधिक घरों को जलाकर राख कर दिया है। इस हादसे में घर का सारा सामान, नकदी, अनाज, कपड़े और मवेशी भी जलकर मर चुके हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रांसफार्मर के तार से केले के पत्ते लगातार टकरा रहे थे। इसी दौरान चिंगारी निकलने से पास के एक घर में आग लग गई। पछुआ हवा के कारण आग तेजी से फैली और देखते ही देखते 60 से 70 घर इस आग की चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। ग्रामीणों और दमकल कर्मियों ने करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने बताया कि आग लगने के समय ज्यादातर लोग खेतों में काम कर रहे थे, जिससे वे घर का सामान नहीं निकाल पाए। कई लोगों के मवेशी भी दरवाजे पर बंधे हुए थे, जो जलकर मर चुके हैं। और घटना की जानकारी मिलते ही अंचला अधिकारी सुशीला कुमारी मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि तत्काल पीड़ितों को पॉलिथीन दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य राहत सामग्री की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे जल्द ही सभी पीड़ित परिवारों के बीच वितरित किया जाएगा। घटना से प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग भी की है। पीड़ितों का कहना है कि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई इस आग में जलकर राख हो चुकी है। किशनपुर के सीओ ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और जल्द ही उचित मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया है। 40 लाख ट्रांसमीटर केला पत्ता जो सटा तार में उसी से लग गया। अच्छा, केला पत्ता जिससे से ट्रांसफार्मर न सकले। हाँ, बांध से पसी वही आग पूरा पे और गया, वही पूरा लपट गया। कतेक परिवार के घर लगभग जल रहे हैं इतना? 16-17 परिवार का। 16-17 परिवार के जी 16-17 परिवार में मान लीजिए जो 50-60 घर से ऊपर है, और उसमें जब बहुत सामान एक भी नहीं निकला, सब चला गया। गाय बकरा बकरी सब जल गया, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा, खाने के लिए कुछ नहीं रहा। अभी भी सर गाय वहाँ पर पड़ा हुआ है, मरा हुआ गाय है, देख लीजिए, खस्सी भी बकरा मरा है, वो हुआ देख पड़ा हुआ लीजिए, है। सब वहाँ पर मरा हुआ। खस्सी को देखिए। और बात बंद चला गया था, घर में जो अन्न था खाने पीने वाला सब घर ही रह गया, कोई चीज नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं सर। बात करेंगे राजस्थान की। भारतीय मजदूर संघ ने EPS 95 पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री महेंद्र सैनी ने बताया कि संघ के जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह गुर्जर, प्रदेश मंत्री यतेंद्र कुमार, जिला संरक्षक योगेश सक्सेना, हरिमोहन चांडक, रतन सिंह, गोपाल चौधरी सहित संघ के पदाधिकारियों और श्रमिकों की ओर से प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्यूनतम पेंशन 5,000 करने और EPF की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 30,000 करने और ESIC वेतन सीमा 21,000 से बढ़ाकर 42,000 करने की मांग की गई है। इस दौरान आंगनबाड़ी और संगठित क्षेत्र के लिए भी कुछ मांगे ज्ञापन में रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संघ के प्रचार मंत्री अक्षय कुमार मीणा ने बताया कि वर्तमान में पेंशन और वेतन की सीमा बहुत कम है, इससे मजदूरों और कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। संगठन लंबे समय से इन मांगों को गत सरकारों के समक्ष रख चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। प्रदर्शन में जिले भर के मजदूर और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के लोग ने समर्थन भी दिया है।
बात करेंगे झारखंड की। बेरमो में कर्मचारियों ने मानदेय, ईपीएफ और ईएसआई के भुगतान की मांग को लेकर 19 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है, जिसमें अनुमंडलीय अस्पताल फुसरो में कुल 28 आउटसोर्सिंग कर्मी हड़ताल पर मौजूद थे। इस बारे में उपस्थित हड़ताल पर गए कर्मियों ने बताया कि हम लोगों का वेतन भुगतान पिछले लगभग 7 से 8 महीने से नहीं मिला है, जिसे लेकर हम सभी ने कई बार वरीय अधिकारियों को भी जानकारी दी, मगर इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर बोकारो जिला अंतर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थान में हड़ताल में जाने से पहले इसकी जानकारी भी दी जा चुकी है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तब आवेदन देने के बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर ली है। अनुमंडलीय अस्पताल फुसरो के गेट पर सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पर है। उपस्थित आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अनुमंडलीय अस्पताल फुसरो के डॉक्टर राहुल सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल में काम करने वालों की संख्या में कमी हुई है, जिससे परेशानी हो रही है। इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को दे दी गई है। झारखंड में हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर राज्य में घुसपैठ और एनआरसी का मुद्दा गर्मा चुका है। विपक्षी दलों ने राज्य में जनसांख्यिकी बदलाव और आदिवासी समाज की घटती आबादी को लेकर चिंता जाहिर की है। बीते दिन विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते हुए कहा कि संथाल परगना और झारखंड के अन्य हिस्सों में तेजी से हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने एनआरसी लागू करने की मांग करते हुए कहा कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए, जिससे आदिवासी समुदाय का अस्तित्व सुरक्षित रह सके। कि आज सिर्फ एक योजना के चलते बाकी सारी योजनाओं को ठप कर दिया जा रहा है। कल हमसे शिक्षा विभाग के कर्मीगण भी फोन किए कि मैडम हम लोगों को 4 महीने से किसी प्रकार का वेतन नहीं मिला है। तो 4 महीने से वेतन नहीं क्यों मिला भाई? होली का पर्व आया, क्या शिक्षा कर्मियों के लिए होली का त्योहार नहीं है? लेकिन 4 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है। तो इस प्रकार ये सरकार कहीं भी क्या करना है कुछ नहीं, बस वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अपना कार्य करती है। अगर हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष भी कोई सुझाव दे रहे हैं उसे भी तो स्वीकार करिए, उसे भी आपको लेने की जरूरत है कि आखिर हमारे झारखंड में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है तो उसको तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, कम हो रही है, या तो हम जांच कराएंगे, एक सही सिस्टम से जांच कराएंगे। आज देखिए जो हमारे नामकुम की घटना आप देखे होंगे, ऐसी दर्दनाक घटना, निंदनीय घटना जिसे हम कहते हैं, नामकुम में भी 2 लोगों में विवाद हुआ, उसे 2 पक्ष बना दिया जाता है और एक पक्ष के 17 लोगों को अंदर कर दिया जाता है। रात में बहू बेटी सोई हुई है, वहां पर जाके रेड मारा जाता है। तो इस प्रकार कहीं न कहीं जो सरकार की नीति है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आज हर एक लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज हम कहते हैं जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।